दोस्तों नमस्कार। ज्ञान गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका अंग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। और यह सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अंतःप्रद्रव्य जालिका में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ER और SER, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पढ़ेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। और थर्ड पॉइंट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, और इस लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ताप गृह कहा जाता है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। और जो छठा हमारा आपके किताब में दिया हुआ है कोशिका विभाजन। क्या है बच्चों आपके सिलेबस में? यह है आपकी कोशिका विभाजन। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बच्चों कोरोना का समय, इसमें लगातार केसेस बढ़ती जा रही हैं और स्कूल के चलने की जो संभावना है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो आप लोग घर पे रह के अपने नोट्स को बहुत ही आराम से तैयार करिए, समझते हुए तैयार करिए। और इसके साथ यदि हमारी वीडियो में आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देर न करते हुए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, और यह देखते हैं। अब बच्चों हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में पहला देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह देखिए, यह जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ठीक है, यह नेटवर्क टाइप की होती है, जाल नुमा होती है। जो सीट आपने देखा होगा, बिल्कुल क्या बोलते हैं, सीट टाइप का। ठीक है, सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह लंबी तथा गोलाकार, ठीक है, यह कैसी हो सकती है? यह लंबी नलिका गोल आयताकार थैलों की तरह संरचना होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों वह यह बता रहा है कि जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा बच्चों? दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी, आप लोग कभी स्लीपर जब खरीदने जाते हैं तो स्लीपर जो है आपका, उसके ऊपर कुछ ऐसी गोल गोल संरचनाएं बनी होती हैं। यह गोल गोल संरचनाएं दरअसल राइबोसोम होती हैं। और यह राइबोसोम जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका रहता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा दिखाई देता है। इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, अब समझिए इस बात को कि जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है बच्चों? जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी सिंथेसिस करता है। तो जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका रहेगा तो इस प्रकार के जो आपके ER होंगे, अंतःद्रव्य जालिका होंगी, उनसे प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है
खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों होता है? वो रफ इसलिए होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं, और राइबोसोम चिपके रहते हैं तो उसका काम ये होता है कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब राइबोसोम ER के ऊपर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, उस अवस्था में यह चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है, जिसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं पाए जाते हैं बच्चों, उस वक्त यह ER वसा यानी कि फैट, लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायक होता है। ठीक है। आइए अब हम लोग और आगे देखते हैं इसके। बच्चों हम लोग अपना सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जिसको बोला जा रहा है गोल्जी उपकरण, या हम इसे कहते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है। गोल्जी उपकरण की जो खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। क्या हुआ था बच्चों कि कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी अपरेटस की खोज की थी। और आपकी बुक में तो ये चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह उल्लू की जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि आउल का जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें इन्होंने गोल्जी अपरेटस की खोज की थी। ठीक है। जो कैमिलो गोल्गी साहब हैं, उनका जन्म 7 जुलाई सन 1800 ठीक है 43 को कहाँ हुआ था? ब्रेसिका के समीप कोरटेनो में हुआ था। ठीक है। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यह उपकरण यानी कि जो गोल्जी अपरेटस होता है, यह झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजा हुआ होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है बच्चों कि गोल्जी उपकरण के द्वारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उत्पादों, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे पढ़ाया है 2 मिनट पहले, कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे वसा और प्रोटीन बनता है। ठीक है। वसा बनता है, जबकि स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उन प्रोटीन और वसा के जो संश्लेषण होते हैं उनको छोटे छोटे पैकेटेजों में बंद करके आवश्यकता के अनुसार कोशिका में या कोशिका के बाहर भेजा जाता है। ठीक है। तो जो पैकेटिंग की जाती है, जो छोटे छोटे थैले बनाए जाते हैं, उन थैलों को बनाने का जो काम होता है वह आपका गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है। आइए देखिए, गोल्जी उपकरण के द्वारा ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उत्पादों को छोटे छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है और उन्हें आवश्यकता के अनुसार, मतलब जहां आपको ER की जरूरत होगी, और ER की जरूरत का मतलब है कि जहां आपको प्रोटीन या फैट की जरूरत होगी, तो जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे पैकेटों को वहां पे भेजा जाता है। कहाँ भेजा जा सकता है? तो उसको कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर भेजा जाता है। ठीक है। फिर एक पॉइंट है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा ही, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है वो लाइसोसोम होने वाली है, और लाइसोसोम के बारे में यह बताया जाता है कि यह आत्महत्या की थैली है। आइए बच्चों, हम अपन थर्ड सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम में हमारा जो पहला पॉइंट है वह इस बात को बता रहा है कि लाइसोसोम झिल्ली द्वारा घिरी एक संरचना होती है, जिसमें कौन भरा होगा बच्चों? तो पाचन एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो। ठीक। लाइसोसोम झिल्ली द्वारा घिरी एक संरचना होती है जिसमें पाचन एंजाइम भरे होते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों बता रहा है कि यह कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों का पाचन करता है और कोशिकाओं को साफ करता है। यानी
किसी कोशिका के अंदर जो भी पार्टिकल टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, यानी कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय जैसे हो जाते हैं, तो यह लाइसोसोम उन टूटे फूटे अंगकों को पचा लेता है। इसलिए इसे सेल्स ऑफ स्कैवेंजर बोलते हैं। यह कोशिका का साफ सफाई करता होता है। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर जो गंदगी होती है, जो टूटे फूटे अंग होते हैं, उनको पचाकर कोशिका को साफ करने का काम यह लाइसोसोम करता है। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि लाइसोसोम में बहुत अधिक शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, तभी तो यह टूटे फूटे जो कोशिका के अंदर भाग होते हैं उनको पचा लेता है और कोशिका की सफाई करता है। ठीक, फिर कह रहा है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, और किन्हीं कारणवश जब ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को बच्चों कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। मतलब समझिए कि यदि किन्हीं कारणवश कोशिका के अंदर लाइसोसोम फट जाता है तो बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होने के कारण पूरी कोशिका का वह पाचन कर देता है। इसी कारण इसे यानी कि लाइसोसोम को कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली है, और किन्हीं कारणों से फट जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये प्रॉपर फटता ही रहता है, किसी कारणवश ये फटता है, और यदि जब फट जाएगा तो ये अपनी पाचनकारी एंजाइम होने के कारण पूरी कोशिका को ही पाचित कर देता है, उसे पचा देता है, जिस कारण इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत समझ में आई होंगी, और ये पॉइंट जो हैं 3 और 4 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे लिखे गए हैं आप इनको इसी प्रकार से अपनी नोट्स पे लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो है प्लास्टिड। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पहला पॉइंट है, नोट करिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बिजली घर को आप लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है, कट जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि पावर हाउस से बिजली लग रहा है कि कट गई है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी कोशिकाओं के लिए यह बिजली घर का काम करता है, यानी कि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट यह बता रहा है कि यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दोहरी झिल्ली से घिरने वाले अंगकों के नाम लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे प्लास्टिड हो, यह दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि भीतरी जो झिल्ली होती है वह अधिक विलगित होती है, यानी कैसी होती है? पोरस होती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट बच्चों आपसे यह पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि यह एटीपी के रूप में क्या करता है कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अब कहेंगे सर ये एटीपी क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यह एटीपी के रूप में हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, और इन एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनर्जी करेंसी कहते हैं। छठवां पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके पास 70% तक प्रोटीन बनाने के लिए खुद के पास राइबोसोम होता है, और उसके पास अपना डीएनए अलग होता है। ठीक,
इन्हीं दो कारणों के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनमस बॉडी कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं जो अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास 70% तक प्रोटीन बनाने की खुद क्षमता होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा प्लास्टिड। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्लास्टिड सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में समझते हैं। यह जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में होता है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड का जो सेल होती है, जो या प्लास्टिड सेल होती है, वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, यानी जीवों की कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। यह कैसा होता है बच्चों? यह रंगीन प्लास्टिड होता है, यानी कि यह इसमें वर्णक पाए जाएंगे जैसे कि पीला और नारंगी, जिसमें पीला और नारंगी पाए जाएंगे। फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बच्चों, वो कैसा है? रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है, यानी कि सफेद होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा बता रहा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा वह क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट सेल्स में पाया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप यह बात याद रखना है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के वर्णक पाए जाते हैं वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, और क्लोरोप्लास्ट जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट सेल्स कहते हैं। और यह क्लोरोप्लास्ट सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? पीएस करते हैं, मतलब पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है प्राथमिक रूप के अंगक होते हैं, और इनमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जो पदार्थ होते हैं प्लांट के अंदर वो सारे संचित रहते हैं। और फिर जो पांचवा पॉइंट है यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, उसी के जैसा है, उससे ही मिलता जुलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है और अपना क्या होता है कि राइबोसोम होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? अपना प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः यह बात आपको समझ लेना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि प्लास्टिड भी अपना डीएनए खुद बना लेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस खुद कर लेगा। आइए बच्चों, अब हमारा जो बचा हुआ है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, वो बचा हुआ है रसधानियां। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं रसधानियां, यानी कि वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि रसधानियां ठोस होती हैं और तरल पदार्थों की संग्राहक होती हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी ठोस पदार्थ होंगे उनको रसधानियों के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है, अथवा जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी संग्राहक होती हैं ये रसधानियां। इंपॉर्टेंट बात है इसमें सेकेंड पॉइंट, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। ठीक, यहाँ पे छोटी ही लिख लीजिएगा क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज ये कैसी होती हैं? एब्सेंट भी होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि यह पादप कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% तक होता है। मान लेते हैं कि यदि ये हमारी एक कोशिका है तो इसमें इतना बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा, यानी कि यह जो होगा यह बच्चों यह रसधानी होगी। ठीक,
यानी कि पूरी कोशिका का 50 से 90% भाग जो होता है वह रसधानी अकेले ऑक्यूपाई कर लेती है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल जो कोशिका के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के स्पेसिफिक जो वैक्यूल्स होते हैं उस पानी को क्या करते हैं, अपशिष्ट को, ठीक है, पानी तथा जो अपशिष्ट होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपने अपने जीवन की मौलिक इकाई वाले चैप्टर में देखा कि कितने अंगक हैं यानी कि ऑर्गेनेल्स हैं और उनके बारे में आपने बारी बारी से पढ़ा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, संदेह हो, तो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट के हमको कर सकते हैं और आपको जो भी संदेह है उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स बच्चों आपने पढ़ लिया है और एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो 2-4 मिनट का वक्त और दीजिए और समझिए कि यह कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना सेल डिवीजन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। और यह सेल डिवीजन का परिभाषा क्या होता है इसको देखते हैं। तो कोशिका विभाजन की परिभाषा होती है कि नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि पुरानी कोशिकाओं से जब नई कोशिका बनती है तो उस बनने की प्रक्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, कि कोशिका विभाजन किसको कहेंगे, तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको कह रहा है कि कोशिका विभाजन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं या कोशिका विभाजन की मुख्य 2 प्रक्रिया होती है। वह कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो पहली प्रक्रिया बच्चों में हमने लिखा है जिसे कहते हैं सूत्री विभाजन और जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं सूत्री विभाजन की। किसकी बात करेंगे, सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन में देखिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन करती हैं या विभाजित होती हैं सूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए जब कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और जो न्यूक्लियस होता है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों कि कोशिका के अंदर या सेल के अंदर सूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग कहते हैं कि यह सूत्री विभाजन है। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है सूत्री विभाजन कहलाता है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप, मतलब ये है कि जो 2 कोशिकाएं, एक कोशिका यदि विभाजित होकर, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यह एक कोशिका है और यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो यह समान रूप के यानी समरूप समान रूप की 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक, यानी हम ये समझ लें कि ये हमारी पेरेंटल सेल है, ये हमारी पेरेंटल सेल है और यह पेरेंटल सेल जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद जो नई सेल बनेगी वह फर्स्ट और सेकेंड मतलब 2 समान कोशिकाओं में विभाजित होगी और यह दोनों कैसी होंगी, समरूप होंगी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, यानी कि इस प्रकार के विभाजन में कोशिका विभाजित होकर समरूप, याद रखना है, समरूप संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। और लास्ट पॉइंट आपको क्या रहा बच्चों कि जो संतति कोशिकाएं हैं यानी जो कोशिकाएं नई नई बनी हैं, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है या अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो यह बात आपको याद रखना है कि सूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस कोशिकाओं में, किस डिवीजन में, सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका के अंदर जो
गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका के समान होती है या उनसे डिफरेंस करती है, तो सूत्री कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मात्र कोशिका की संख्या के समान होती है। ठीक, और लास्ट में कहा जा रहा है यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपका सेल डिवीजन और सेल डिवीजन में सूत्री विभाजन को कवर कर लिया है। बस आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो आपका चैप्टर है कि जीवन की मौलिक इकाई वह समाप्त हो जाएगा। आया बच्चों, कोशिका डिवीजन में हम लोग देखते हैं, सॉरी सेल डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन का जो दूसरा मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और यह अर्धसूत्री विभाजन सूत्री विभाजन से किस प्रकार से अलग है इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए डिफिनीशन क्या कह रही है अर्धसूत्री विभाजन की, कि अर्धसूत्री विभाजन में जो नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। कैसे हो जाती है, हाफ हो जाती है। जबकि हम बात कर रहे थे सूत्री विभाजन में कोशिका के विभाजन के बाद जो मातृ कोशिका थी और जो नई कोशिका बनी थी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान थी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो नई कोशिका बन रही है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के आधी रह जाती है। ठीक, इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन भी कंप्लीट हो जाता है और आपका चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपका जो भी डाउट हो, आपको जो भी इस चैप्टर में समझ में ना आ रहा हो, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात जाने से पहले मैं और बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं। और आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।